Hello students, we will again start with the literary devices. एक बार रिकॉल करते हैं लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। हमने अभी तक 3 लिटरेरी डिवाइसेस को हमारे इस टॉपिक के अंडर कवर किया है। सबसे पहला हमने पढ़ा सिमिली, उसके बाद हमने मेटाफर पढ़ा और जो तीसरा लिटरेरी डिवाइस हमने पढ़ा था वो था पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सिमिली में हमने पढ़ा दैट इट इज़ अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर में हमने पढ़ा कि मेटाफर क्या है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। और तीसरा जो लिटरेरी डिवाइस हमने पढ़ा था पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में हमने पढ़ा था कि जब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। राइट, अब हम हमारा 4th लिटरेरी डिवाइस आज स्टार्ट करेंगे और उस लिटरेरी डिवाइस का नाम है ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या है, बड़ा ही यूनिक सा और इंटरेस्टिंग सा ये लिटरेरी डिवाइस है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या होता है कि जब हम दो ऐसे वर्ड्स जो अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, जिनका मीनिंग ऑपोजिट है एक दूसरे से, उन्हें एक साथ यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। राइट, मतलब जैसे सपोज मैं आपको इसको डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं ही वॉज वर्किंग इन द chilling heat of जुलाई। ठीक है, क्या लिखा हमने कि वो जुलाई की चिलिंग हीट में काम कर रहा है। अब यहां पर आप इन दो वर्ड्स को देखिए, चिलिंग एंड हीट। चिलिंग वर्ड जो है वो नॉर्मली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सट्रीम कोल्ड को, बहुत ज्यादा सर्दी को। और हीट का मतलब क्या है, हीट किसको रिप्रेजेंट करता है, वार्मनेस को, गर्मी को। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दोनों का मीनिंग क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। चिलिंग मतलब बहुत ज्यादा ठंडा, हीट मतलब बहुत ज्यादा गर्म। ठीक है, पर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट में इफेक्ट लाने के लिए हम कह रहे हैं ही वॉज वर्किंग इन द चिलिंग हीट ऑफ जुलाई, मतलब वो जुलाई की बहुत भयानक गर्मी में काम कर रहा है, एक्सट्रीम हीट में काम कर रहा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग आपस में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, उन ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो वही जो हमने यहां अभी मैंने आपको बोला वही इसकी डेफिनेशन भी है। व्हाट इज ऑक्सीमोरॉन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स that appear to contradict each other। जैसे कौन से ऐसे वर्ड होंगे, ठीक है, वर्ड्स के एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहां पे। जैसे अगर मैं कहूं अ पॉइंटलेस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगर किसी का जो पॉइंट है वो पॉइंटलेस है तो उसका मतलब ही क्या है, ये दोनों वर्ड्स क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। पॉइंटलेस मीन्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कोई क्या कर रहा है, अपना सजेशन दे रहा है। तो जब उस सजेशन की कोई वैल्यू नहीं है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये दोनों वर्ड्स क्या है, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं जैसे अलोन, टुगेदर, ठीक है। अलोन टुगेदर का मतलब वो साथ में अकेले हैं। अब इसको अगर हम सुने तो ये दोनों वर्ड क्या हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अलोन मतलब अकेले, टुगेदर मतलब साथ में। दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। भाई अगर साथ में है तो फिर अकेले कैसे हो सकते हैं, बट इसको फिर भी हम टेक्स्ट में यूज करते हैं, क्या शो करने के लिए, ये शो करने के लिए कि वो दोनों हैं लेकिन उन दोनों के साथ में कोई भी नहीं है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीमोरॉन के ही। वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। वर्चुअल मतलब जो आर्टिफिशियल हो, और रियलिटी मतलब विच इज रियल, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स ही क्या है, आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कि भाई अगर आर्टिफिशियल है तो वो रियल कैसे हो सकता है, ठीक है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हम क्या कर रहे हैं, साथ में यूज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। जैसे अगर सपोज हम इस वर्चुअल रियलिटी वर्ड को ही एक सेंटेंस में प्लेस करके देखें, ठीक है। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, द प्रोफेसर was giving a lecture on virtual reality। कि भाई जो प्रोफेसर हैं वो क्या कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी पर लेक्चर दे रहे हैं। तो वर्चुअल मींस आर्टिफिशियल, रियलिटी मींस विच इज रियल। दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीमोरॉन कहलाएगा, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सीरियसली फनी, ठीक है। अगर कोई सीरियस है तो फिर वो फनी कैसे हो सकता है। सीरियस मतलब जो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि भाई फनी ना हो, ठीक है। और फनी मतलब जो बहुत ज्यादा मजाकिया हो, तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। सीरियस और फनी क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ यूज कर रहे हैं, दैट ही इज सीरियसली फनी। कपिल शर्मा शो इज सीरियसली फनी, ठीक है। तो दोनों क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और ऑपोजिट वर्ड को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। एक और एग्जाम्पल, ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द वर्क। क्लियरली कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्लियरली मतलब जब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, अगर आप इनको इंडिविजुअली अगर इनका लिटरल मीनिंग देखें तो दोनों वर्ड्स का लिटरल मीनिंग क्या है, ऑपोजिट है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट में साथ यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो क्या होते हैं, वैसे तो ऑपोजिट है एक दूसरे के लिटरल सेंस में, लेकिन उनको साथ में जब यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। क्लियर। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस को स्टार्ट करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है दैट इज हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब क्या है, ये एक मतलब बहुत ही कॉमन लिटरेरी डिवाइस है। इसे हम सब अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी ही बार
यूज करते हुए आए हैं और करते भी हैं, राइट। हाइपरबोले का मतलब क्या है? हाइपरबोले का मतलब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, अननेचुरल एक्सेगरेशन, राइट। किसी बात को जब आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हो तो वो क्या कहलाता है? हाइपरबोले कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही आपसे रिलेटेड एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर जो आर.डी. शर्मा है ना वो तो है ना 50 किलो की है। अब मैथ्स की जो आर.डी. शर्मा बुक है क्या वो रियलिटी में 50 किलो की है? नहीं, ठीक है। पर फिर भी हम क्या कहते हैं कि सर आर.डी. शर्मा तो 50 किलो की किताब है, इतनी भारी किताब है। एक्चुअल में वो 50 केजीज की नहीं है, पर हम जानबूझकर उसके वेट को क्या कर रहे हैं? बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, इस बात पर एम्फेसाइज करने के लिए दैट इट इज अ हैवी बुक, इट्स अ थिक बुक, वो बहुत मोटी किताब है और वाकई में बहुत भारी है, राइट, बट लिटरली 50 किलो की नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे हाइपरबोली कहा जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज हाइपरबोली? इट इज एन outrageous exaggeration it's an outrageous exaggeration used for इफेक्ट, ठीक है। किसी बात में, अपनी बात में वजन लाने के लिए, अपनी बात पर एम्फेसाइज करने के लिए जब हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? हाइपरबोले कहलाता है। जैसे, ठीक है, जिनके घर में छोटे भाई या बहन होंगे वो शायद इस बात से, मेरे इस एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आप देखिए, जो आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आप गलती से उनको थोड़ा सा टच कर लीजिए, ठीक है, और वो क्या करते हैं? फिर रोने लग जाते हैं और मम्मी पापा के पास जाकर क्या बताते हैं? पेरेंट्स के पास जाकर क्या बताते हैं कि मेरे भाई ने तो, मतलब आपने उनको बहुत ज्यादा मारा। मेरे साथ होता था, मेरे जो छोटे भाई बहन है, अगर मैं गलती से उसको ऐसे मजाक में टैप भी कर देता था, उसको हल्का सा टच भी कर देता था, तो सीधे मम्मी के पास जाकर रोने लग जाता था कि मम्मी भैया ने तो मेरे को है ना इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया, राइट। दैट इज व्हाट? दैट इज एक्सेगरेशन। किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज व्हाट? दैट इज नोन एज एक्सेगरेशन। और ये एक्सेगरेशन क्यों यूज किया जाता है? हाइपरबोले क्यों यूज किया जाता है? किसी बात में इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे टीचर्स जो हैं, वो टीचर्स क्या करते हैं? बच्चों को बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है ये तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक है, इसमें तो किसी का भी ये क्वेश्चन सही नहीं होता, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। क्या ऐसा है कि लाखों करोड़ों बच्चे उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किसी का भी वो सही नहीं होता होगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन फिर भी वो ये बोलते हैं कि इसमें तो किसी का भी ये टॉपिक जो है वो सही नहीं होता। दैट मीन्स वो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। क्यों बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? सिर्फ इस बात पर हाईलाइट करने के लिए, इस बात पर एम्फेसाइज करने के लिए कि वो टॉपिक वाकई में डिफिकल्ट है। तो इस तरह की जो हमारे सिचुएशंस हैं जहां पर हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? हाइपरबोली कहा जाता है। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे हम लिख देते हैं his bag weighs a ton, ठीक है, कि उसका जो बैग है वो 1 टन का है, राइट। तो क्या रियलिटी में किसी का बैग जो है वो 1 टन का हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। या अगर हम इसको एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इजी करें तो हम ये लिख सकते हैं हिज बैग वेट्स 100 kg, ठीक है। तो क्या वाकई में किसी का बैग 100 किलो का हो सकता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट का बैग? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? जानबूझकर उसका वेट बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, या इसको हम लोग और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर 1000 kg। तो ये क्या है? इट्स एन आउटरेजियस एक्सेगरेशन। हम जानबूझकर इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं ताकि
हम इस बात पर एम्फेसाइज कर सके कि उसका बैग जो है वो रियली क्या है, हैवी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल एग्जाम्पल है बट फिर भी। आई एम डाइंग ऑफ शेम। ठीक है, अब अगर कभी किसी से गलती हो जाती है तो अक्सर लोग इस स्लैंग को, इस लाइन को यूज करते हैं, दैट आई एम डाइंग ऑफ शेम, कि मैं शर्म से मरा जा रहा हूं, राइट। बट अगर आप रियलिटी में देखें तो क्या वाकई में शेम की वजह से कोई मर सकता है? नहीं ना। ठीक है, वो क्या कर रहा है, बस इस बात को हाईलाइट करने के लिए दैट ही इज फीलिंग अ लॉट ऑफ शेम। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इस बात को एम्फसाइज करने के लिए वो क्या कह रहा है, दैट आई एम डाइंग ऑफ शेम, कि मैं शर्म की वजह से मर रहा हूं, राइट। इन रियलिटी ही इज नॉट डाइंग। ठीक है, वो मर नहीं रहा है, ही इज ऑल राइट, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि ही इज डाइंग ऑफ शेम। ठीक है, बट जस्ट टू एम्फेसाइज दैट ही इज फीलिंग अ लॉट ऑफ शेम, उसको बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है दैट आई एम डाइंग ऑफ शेम। मतलब क्या कर रहा है, वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज हाइपरबोली। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ही इज रनिंग फास्टर देन अ बुलेट। ठीक है, क्या लिखा हमने, ही इज रनिंग फास्टर देन अ बुलेट, कि वो एक गोली से भी तेज भाग रहा है। ठीक है, गन की जो बुलेट है उससे भी तेज भाग रहा है, राइट। अब क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो एक बुलेट की जो स्पीड है उससे भी तेज भाग सके? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी हम ये बात कह रहे हैं दैट ही इज रनिंग फास्टर देन अ बुलेट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसकी, ये जो पर्सन है ही, इसकी स्पीड को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, उसकी स्पीड पर एम्फेसाइज करने के लिए कि वो बहुत तेज भागता है, हम क्या कह रहे हैं कि ही इज रनिंग फास्टर देन अ बुलेट, कि वो तो गोली से भी तेज भाग रहा है, राइट। एक्चुअल में ही इज नॉट रनिंग फास्टर देन बुलेट, हम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, बट सिर्फ ये बताने के लिए कि वो वाकई में बहुत तेज भागता है। तो जब इस तरह का आउटरेजियस एग्जेगरेशन, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? किसी एस्पेक्ट पर फोकस करने के लिए, किसी एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? हाइपरबोली कहा जाता है। क्लियर? आप इसको नोट करिए एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस। Now this is our sixth literary device जो हम पढ़ रहे हैं, एंड ये लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन। ठीक है, अब एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को, जो हमने पोएम्स के लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए हैं, उसमें भी हमने ये पढ़ा है। ठीक है, चाहे वो 9th क्लास हो या 10th क्लास, दोनों ही 9th और 10th क्लास की पोएम्स में
एलिट्रेशन को यूज किया गया है। नाउ व्हाट इज एलिट्रेशन? ठीक है, एलिट्रेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को समझते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे इंग्लिश में देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देयर आर टोटल 26 अल्फाबेट्स। ठीक है, और ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स। ठीक है, वी हैव 5 वॉवल्स। कौन कौन से वॉवल्स हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 क्या है? वॉवल साउंड है। एंड रिमेनिंग 21 जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन साउंड्स के अलावा जितनी भी साउंड्स हैं वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। तो एलिट्रेशन इज व्हाट? Alliteration is repetition of consonant sounds। ठीक है, alliteration क्या है? It is a repetition of consonant sound। ठीक है, चलो सर ये तो हमें समझ आ गया कि भाई एलिट्रेशन का मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। पर ये साउंड कहां पर रिपीट होंगी? इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, वो वर्ड्स जो पास पास में है, जब उन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। तो सर मतलब ये जो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स हैं क्या ये एक ही लाइन में होने चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है। राइट, बच्चे पूछते हैं कि सर मतलब कौन से वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स साथ साथ में आ रहे हैं उन वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होनी चाहिए, या फिर सपोज एक वर्ड ऐसा है जो मतलब किसी लाइन के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है और दूसरा वर्ड जो है वो लाइन के एंड में रिपीट हो रहा है, मतलब साउंड लाइन के एंड में रिपीट हो रही है, तो क्या हम इसको भी एलिट्रेशन बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो दोनों वर्ड्स हैं वो साथ में ही हों। जैसे ये प्लेस्ड वर्ड्स साथ साथ है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्ड साथ में ही हो। अगर सपोज इस लाइन, यहां पर तो अभी एलिट्रेशन नहीं है, लेकिन अगर सपोज यहां पर आ रही साउंड रिपीट हो और इसके अलावा सेकेंड लाइन में भी कहीं ये साउंड अगर रिपीट हो तो भी हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे एलिट्रेशन कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, जल्दी से हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन सा टंग ट्विस्टर है ये, शी sells, she shells at the sea shore। ठीक है, she sells seashells at the sea shore। तो यहां पर अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो एस साउंड है, ये एस साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? वॉवल्स कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वो क्या ये पांचों वॉवल्स आ रहे हैं? नहीं ना। ठीक है, एस क्या है? कॉन्सोनेंट है और ये रिपीट हो रहा है, तो दैट इज व्हाट? दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड विच इज बीइंग रिपीटेड, और इसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्विकली। रॉबर्ट swam
swiftly and straight ahead। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एस साउंड है अगेन रिपीट हो रही है। ये हमारा एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। एस साउंड क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, ठीक है। रॉबर्ट स्वैम स्विफ्टली एंड स्ट्रेट अहेड। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अगेन कॉन्सोनेंट साउंड विच इज बीइंग रिपीटेड, ठीक है। अब देखो ये दोनों वर्ड्स तो क्या हैं, बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ये अलग है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर नेक्स्ट लाइन में भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। मतलब क्या होना चाहिए एलिट्रेशन के लिए? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, और वो कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ हो? क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स के बीच में हो, ठीक है। क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स का मतलब बिटवीन 1 और 2 या 2 और 3 लाइन्स। इसका मतलब ये नहीं है क्लोजली प्लेस्ड वर्ड का कि पोएम के फर्स्ट लाइन में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है और फिर लास्ट लाइन में कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो आप कह दो कि सर ये एलिट्रेशन है। नहीं, वो क्लोजली प्लेस नहीं है। क्लोजली प्लेस का मतलब एक या दो लाइन के बीच में अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया। इसको वापस से एक बार रीड करिएगा, समझिएगा, अपनी पोएम्स को रीड करिएगा जो आपके बुक में दी गई हैं, ठीक है। और उन पोएम्स में अभी तक हमने जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े हैं उन सभी लिटरेरी डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट योर सब्जेक्ट टीचर, ठीक है, या असाइन टीचर। थैंक यू।